बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एनर्जी सोर्स को डिस्कस करना है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए। अगर आप लोगों को प्रीवियस से उससे पहले वाला जो लेक्चर याद हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक कंडीशन को रिगर मोर्टिस कि एटीपी का जो लेवल है वो आफ्टर डेथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है एटीपी का मौजूद होना। तो ये दोनों काम करवाता है। एटीपी की अवेलेबिलिटी जब क्रॉस ब्रिजेस के साथ होगी तो ऑटोमेटिकली एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, फिर बाइंडिंग साइट एक्टिन के साथ अटैच होंगी और उसके बाद फिर जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगी तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो फिर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के लिए ज़रूरी होगी। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इन शॉर्ट एटीपी चाहिए होता है। और फिर मसल के जो बॉन्ड्स आपस में बनते हैं एक्टिन और मायोसिन, उनको ब्रेक करने के लिए भी क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होती है। तो इसकी पूरी डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने देखना है कि जो एटीपी है ये आते कहाँ से हैं, बॉडी को जो एटीपी की प्रोविजन है यानी जो सप्लाई है वो कहाँ से आती है। तो यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एटीपी रिक्वायर है ये कहाँ से आते हैं। एनर्जी का फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एटीपी। तो एक बात तो याद रखेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी ने प्रोवाइड करनी, सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बाकी सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली उनके लिए जो एनर्जी है उसका सोर्स एक ही है, एटीपी। इस वजह से इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। आगे सप्लाई ऑफ एटीपी इज़ मेंटेन। सप्लाई ऑफ एटीपी को मेंटेन कैसे, 3 प्रोसेस हैं। सबसे जो प्राइमरी प्रोसेस है जो हर वक्त हमारी बॉडी में हो रहा है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया गया चैप्टर नंबर 11 में, कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के उससे कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाया जाता है और साथ उससे एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और फर्स्ट ईयर में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये सारे स्टेप हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एक एनिमल सेल्स को या किसी भी सेल को प्रोवाइड करता है और बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक से क्या मुराद है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज आमतौर पे ग्लूकोज की शक्ल में नहीं सेल में स्टोर होता। ये जितने भी मसल्स और ख़ासतौर पे लिवर के सेल्स हैं इनमें ग्लूकोज एक पॉलीसेकेराइड की शक्ल में, जिसको ग्लाइकोजन कहा जाता है, उस शक्ल में स्टोर होते हैं। यानी जब किसी भी मसल को एनर्जी चाहिए होती है वो अपने सेल में जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए से तोड़ के उसे एनर्जी निकालता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखेंगे। और एक और चीज़ जो फर्स्ट ईयर में भी ये बात लिखी हुई है कि सबसे ज़्यादा जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है बॉडी के अंदर वो 2 जगह स्टोर होते हैं, एक लिवर के अंदर और एक मसल्स के अंदर। तो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से फिर इसकी ब्रेकडाउन से एटीपी रिलीज़ होंगी। अच्छा, उसके बाद अगर इंसान थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, तो बाद दफ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिल रही है वो बॉडी के लिए, या एटीपी मिल रहे हैं वो बॉडी के लिए अनसफिशेंट हो जाते हैं। तो बॉडी फिर दूसरे सोर्स की तरफ जाती है। यानी बॉडी ने पूरी अपनी प्लानिंग कर रखी है कि प्लान ए अगर फेल हो जाए तो प्लान बी की तरफ जाना है, प्लान बी फेल हो जाए तो प्लान सी की तरफ जाना है। पूरी प्लानिंग बॉडी की होती है। यानी एक्टिविटी बढ़े, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो एक कंपाउंड ऑलरेडी मसल्स के अंदर स्टोर होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट। तो ये एक हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड है। अच्छा, ये एक बात जहन में रखेंगे एमडी कैट के लिहाज से भी, हर वो मालिक्यूल जिसमें फास्फोराइलेशन हो वो हाईली एनर्जेटिक मालिक्यूल होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब क्रिएटिन फॉस्फेट ऑलरेडी मसल के अंदर इसी शक्ल में बना पड़ा होता है। हमेशा मसल सेल इसको लार्ज क्वांटिटी के अंदर अपने स्टोर रखते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो अपनी फॉस्फेट है ये अपनी फॉस्फेट एडीपी को प्रोवाइड करके और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी इसकी जो फॉस्फेट का मालिक्यूल है ये एडीपी के पास चला जाता है और इस तरह सेल के अंदर जो एडीपी है वो एटीपी बना देती है, फिर एटीपी मसल को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो ये सेकंड ऑप्शन है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन फेल हो जाती है मुकम्मल तौर पे एटीपी को सप्लाई करने में, फिर बॉडी इस ऑप्शन की तरफ आती है। व्हेन मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, प्रोवाइडेड बाई अनदर हाई एनर्जी स्टोरिंग मालिक्यूल। तो जिसके पास भी फॉस्फेट हो आमतौर पर वो
हाईली एनर्जेटिक मालिक्यूल होगा। ये बिल्कुल इसी तरह AMP में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कम एनर्जी है, ADP में ज़्यादा एनर्जी है और ATP में ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो फॉस्फेट की वजह से एनर्जी की जो सप्लाई है, एनर्जी की जो आप कह सकते हैं स्टोरिंग एबिलिटी, वो बढ़ जाती है। तो ये मालिक्यूल एक हाईली एनर्जी स्टोरिंग मालिक्यूल है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। तो ये सेकंड ऑप्शन है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन फेल हो जाता है तो क्रिएटिन फॉस्फेट टूट के अपनी फॉस्फेट ADP को प्रोवाइड करके उसको ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। और ATP, अच्छा, अगर बहुत ही ज़्यादा इंसान लंबे अरसे तक एक्सरसाइज करे तो बाद दफ़े ये दोनों प्रोसेस अनसफिशेंट हो जाते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ ATP। फिर बॉडी तीसरे ऑप्शन यानी प्लान C की तरफ जाती है जिसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी आप कह सकते हैं पहले देखना ये है कि इसकी ज़रूरत ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाए, किसी डिजीज़ की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली मसल्स को ना पहुंच रही हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा हो कोई भी इंसान, जैसे एक इंसान काफ़ी देर तक भागना शुरू कर दे, प्रोलॉन्ग काफ़ी लंबे अरसे तक, या स्ट्रेन बहुत सख्त किस्म की एक्सरसाइज वो स्टार्ट कर दे। तो इस केस में ये दोनों चीज़ जो प्रोसेस हैं वो सफिशेंट नहीं है फॉर द ATP सप्लाई। फिर तीसरा ऑप्शन आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है कि इसमें ATP की रिक्वायरमेंट ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके पूरी की जाती है, यानी ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, इससे एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी ATP बनाएगी। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड है ये बॉडी को इंडिकेट कर रहा होता है कि बॉडी की कैपेसिटी अब ख़त्म हो रही है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि इसकी वजह से मसल थकना, ये हम पूरी मसल डिसऑर्डर में भी इस बात को डिस्कस करेंगे कि मसल फटीग में बेसिकली है क्या। मसल फटीग जो मसल्स की एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन वो ख़त्म हो जाए। जैसे हम थक जाते हैं तो थकने का मतलब क्या है कि हमसे मज़ीद काम नहीं होता, हमारे जो बाजू है वो मज़ीद काम नहीं कर सकते, हमारी जो टांग है वो मज़ीद काम नहीं कर सकती, क्योंकि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। और जो लैक्टिक एसिड है वो फिर मसल को काम करने नहीं देता जब तक वो लैक्टिक एसिड को उस मसल से ख़त्म ना किया जाए। तो यानी आप कह सकते हैं जब बहुत ही ज़्यादा इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है तो लैक्टिक एसिड की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है मसल्स के अंदर, जो इंडिकेटर है कि अब बॉडी की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो रही है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से जो थकावट है ये हमारी बॉडी को बता रही होती है कि इससे ज़्यादा एक्सरसाइज अब नहीं की जा सकती। तो लैक्टिक एसिड, अच्छा, लैक्टिक एसिड से मसल फटीग हो गई। अब लैक्टिक एसिड है तो मसल फटीग रहेगी, अगर लैक्टिक एसिड को मसल से ख़त्म कर दिया जाए फिर इंसान के मसल दोबारा काम करना शुरू करेंगे। इसकी डिटेल थोड़ी सी आगे भी डिस्कस। अब ये दोबारा ख़त्म कैसे होते हैं? जब इंसान रेस्ट करता है, थकावट रेस्ट से ख़त्म होती है, उसमें जो 1/5 लैक्टिक एसिड है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये एनाएरोबिकली कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस लीवर में होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सारा प्रोसेस किस में होगा? मसल के अंदर लैक्टिक एसिड। अब सवाल ये है कि मसल में लैक्टिक एसिड है, लिवर में कैसे जाएगा? तो मसल सेल से लैक्टिक एसिड लीक होकर ब्लड के ज़रिए से लिवर में पहुँचना शुरू कर देते हैं। तो लिवर क्या करते हैं, इस लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं एनाएरोबिकली। फिर ग्लूकोज, जब रेस्ट कंडीशन है, ग्लूकोज की क्वांटिटी अब आ गई तो ग्लूकोज को तोड़ के, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी निकलती है, वो सारी एनर्जी लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ग्लूकोज से एनर्जी निकली और लैक्टिक एसिड बन गया। अगर हम लैक्टिक एसिड को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ग्लूकोज बने। शुरू में क्या होता है कि बॉडी के पास ग्लूकोज की क्वांटिटी कम होती है, तो इस वजह से एनाएरोबिकली, यानी आप ये प्रोसेस होते हैं, लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज के अंदर। फिर उससे जब बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ग्लूकोज को जब दोबारा तोड़ा जाता है एरोबिकली, तो फिर वो उससे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है वो सारे लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। यानी पहले लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में थोड़ा सा, फिर ग्लूकोज की ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये साइकिल जिसमें ये सारी कन्वर्शन हो रही होती है इसको कोरी साइकिल कहा जाता है, कोरी साइकिल कहा जाता है, ठीक हो गया। तो ये लिवर में होता है जो आम तौर पे ग्लूकोज से बनने वाले लैक्टिक एसिड को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा होता है। यानी मसल्स के अंदर ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और लिवर में लैक्टिक एसिड दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, जिस वक्त हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज का हमारी बॉडी पे जो असर होता है या हमारे मसल्स पे असर होता है उसको थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। आपने देखा होगा कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, थोड़ा भागने से वो थक जाते हैं, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं तो उनके अंदर ना काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। अब जैसे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको कहा जाए कि थोड़ा सा चलने, वो चलने से थक जाते हैं,
लेकिन जो रनर होते हैं, जो दौड़ में हिस्सा लेते हैं, वो कई किलोमीटर तक भाग रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर थकावट का एहसास नहीं होता। तो सबसे पहले देखना ये है कि इंसान थकता कब है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ये वाला पॉइंट कि जब मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू होता है, फिर इंसान के अंदर ये थकावट का एहसास होता है। अगर लैक्टिक एसिड देर से बनेगा तो इंसान देर से थकेगा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लैक्टिक एसिड बना कब था, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, जब बॉडी का एरोबिक रेस्पिरेशन फेल हो गया। फेल से मुराद क्या, अनसफिशिएंट हो गया। जब क्रिएटिन फॉस्फेट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम पड़ गई। फिर तीसरा सोर्स आया एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया और लैक्टिक एसिड की वजह से इंसान थक गया। अगर सपोज पहले वाला प्रोसेस इतना ज़बरदस्त किस्म का चल रहा हो तो दूसरे की ज़रूरत ही नहीं होती। जब दूसरे की ज़रूरत तो तीसरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी एक्सरसाइज, उनके मसल्स के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो नज़र आ रही होती, यानी मसल्स खुद बता देते हैं कि मैं एक ऐसा मसल्स हूँ जिसके लिए एक्सरसाइज की गई है। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी बॉडी बता रही होती है कि ये बॉडी बिल्डर है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी बता रही होती है ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो बॉडी के जो मसल हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ये एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही। तो यही बात लिखी हुई, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मसल्स, मसल ने जितना काम किया है वो मसल के अंदर तब्दीलियों की शक्ल में वो नज़र आता है। ये नहीं है कि पता ही नहीं चलेगा, हर बंदे ये एक जैसा नज़र कभी नहीं आता है, ठीक है। तो जब मसल को एक्टिवली यूज़ किया जाता है तो मसल की ताकत बढ़ जाती है, उस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और मसल बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। और फटीग रेजिस्टेंस जो सबसे मेन पॉइंट है कि मसल क्या हो जाते हैं, फटीग, क्यों वो आसानी से थकते नहीं हैं काम करके। उसकी क्या लॉजिक है, इसको भी हमने डिस्कस करना है कि मसल्स में जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है कि जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो बाद एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनसे सांस की जो लेने की रफ्तार है वो बढ़ जाती है, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं स्विमिंग है, जॉगिंग है, फास्ट वॉकिंग है। अब कोई इंसान वेट लिफ्टिंग करता है तो इसमें जो सांस है वो इतनी तेज़ी से नहीं आता जाता, बल्कि जिस वक्त इंसान तेज़ी से भागता है या चलता है तेज़ी से या स्विमिंग करता है तो इस वक्त फिर इंसान के जो सांस लेने की रफ्तार है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ऐसी एक्सरसाइज को जिसमें ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है बॉडी के अंदर, वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक एक्सरसाइजेज कहलाती हैं। तो जैसे एग्जांपल में स्विमिंग है, जॉगिंग है, फास्ट वॉकिंग है। तो इसकी वजह से जो मसल के अंदर चेंजेस आती हैं उनको हमने डिस्कस करना। हमने बात करनी है कि फटीग रेजिस्टेंस। फटीग रेजिस्टेंस उस वक्त मसल होगा जब मसल के पास दो चीज़ें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी ना हो। जब तक बॉडी के पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, बेशक इसको पूरी दुनिया का चक्कर लगा ले तो ये इंसान नहीं थकेगा, ठीक है। जैसे परिंदों के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। फर्स्ट ईयर में ये बात डिस्कस हुई थी। तो परिंदे कई किलोमीटर तक भी उड़ते हैं तो उनको थकावट का एहसास नहीं होता। तो ये दो चीज़ें अगर बॉडी के पास हर वक्त अवेलेबल हैं और इनमें किसी एक चीज़ में भी कमी नहीं आ रही तो एरोबिक रेस्पिरेशन मुसलसल होती रहेगी और एनर्जी मिलती रहेगी। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब इंसान एक्सरसाइज करते हैं तो उसके मसल्स में इन दोनों चीज़ों की फरावानी होना शुरू हो जाती है। कैसे होती है? सबसे पहले कैपिलरीज सराउंडिंग मसल आर इंक्रीज। कैपिलरीज की अमाउंट मसल्स के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा कैपिलरीज होंगी उतना ही ज़्यादा ब्लड आएगा, उतनी ही ऑक्सीजन आएगी, उतना ही ग्लूकोज आएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन मसल्स के अंदर आएगा तो मसल के अंदर डेफिशिएंसी के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल फाइबर इंक्रीजेस। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तोड़ के एटीपी में कन्वर्ट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में आ गया, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में आ गई तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर बात है अगर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्लो स्पीड से होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा स्पीड से होगी। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बढ़ती है, यानी मशीनरी भी बढ़ जाती है। तीसरी चीज़, अच्छा इन दोनों में से ग्लूकोज तो काफ़ी अमाउंट में जब इंसान खाना खाता है ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है। प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑक्सीजन का आता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आमतौर पे हो जाती है, ठीक है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर से मुराद यहाँ मसल सेल है, तो वो मायोग्लोबिन्स बनाना शुरू कर देते हैं। और मायोग्लोबिन्स एक रेड पिगमेंट है जो मसल्स के अंदर होते हैं, जो ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्या रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब इंसान रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसके मसल्स के पास जो ऑक्सीजन आती है तो काफ़ी सारी वापस आ जाती है, ठीक है।
लेकिन अगर मायोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा हो मसल्स के अंदर तो काफ़ी सारी ऑक्सीजन स्टोर हो जाएगी, हालांकि ज़रूरत नहीं उस वक्त होगी लेकिन वो स्टोर हो जाएगी। जो ही ज़रूरत पड़ेगी वो ऑक्सीजन, तो जितना बड़ा ज़ख़ीरा होगा या जितना बड़ा स्टोरेज एबिलिटी होगी उतने ही ज़्यादा लंबे अरसे तक वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। चीज़ें ज़्यादा स्टोर हों उनको इस्तेमाल ज़्यादा लंबे अरसे तक किया जा सकता है, कि चीज़ें कम स्टोर हों उनको इस्तेमाल कम देर तक किया जाएगा। ठीक, अब ये जो तीनों चीज़ें इसमें आपको नज़र आ रहा है, तीनों चीज़ों का मकसद है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जाए। ऑक्सीजन ज़्यादा की गई है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हुआ है, कैपिलरीज ज़्यादा हुई है, इन सारों का मकसद ये है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ज़्यादा लंबे अरसे तक बढ़ाए। तो मसल जब एक्सरसाइज से गुजरते हैं तो उनमें ये चेंज आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मसल मेटाबॉलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं मसल के पास, और मसल क्या हो जाते हैं, फटीग रेजिस्टेंट, क्योंकि उसके पास ग्लूकोज लंबे अरसे तक, ऑक्सीजन लंबे अरसे तक रहेगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबे अरसे तक काम कर सकते हैं। हाँ, अगर इंसान बिल्कुल ही हरकत करना छोड़ दे तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी और मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। जब मसल्स के अंदर ये चीज़ें कम होना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चलना इंसान को परेशान कर देगा, इंसान थकने की तरफ चला जाएगा। तो कंप्लीट इमोबिलाइजेशन, जब इंसान बिल्कुल आप कह सकते हैं हरकत करना छोड़ देता है या बिल्कुल बैठना ज़्यादा शुरू कर देता है, लेटना ज़्यादा शुरू कर देता है, तो मसल कमज़ोर होने और मसल एट्रोफी, मसल टूट फूटने से क्या मुराद है कि ज़ाहिर बात है जो चीज़ कमज़ोर होगी तो उसके अंदर ब्रेक डाउन होने के, उसके अंदर ब्रेक डाउन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से एक्सरसाइज ज़रूरी है अगर इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे। आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़।